दोस्तों नमस्कार। स्टडी विथ रवि में आप सभी लोगों का स्वागत है। बिहार एसएससी के द्वारा सीजीएल 4 और द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा इस वर्ष लिया जाएगा। इन परीक्षाओं में जो पीवाईक्यू होते हैं ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो अभी तक पूछे गए हैं वो बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं और वहाँ से 8 से 10 प्रश्न सीधा रिपीट हो जाता है। नंबर 1 चीज़। और नंबर 2 बात ये है कि इसी प्रकार के प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे स्पष्ट हो जाती है। तो मैं जो भी प्रश्न पूछा गया था ये सीजीएल 3 का प्रश्न है। सीजीएल 3 का प्रश्न है जो एग्ज़ाम 23/12/2022 को कंडक्ट करवाया गया था। उसमें जो भी प्रश्न पूछे गए थे उसे मैं वन लाइनर फॉर्मेट में लेकर आया हूँ। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन इसको आप आराम से सुनिएगा। इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपका क्लियर हो ही जाएगा। इसके अतिरिक्त मैं क्वेश्चन का उत्तर बताते समय कुछ और वैल्यू ऐड करता चलूँगा, कुछ और बातें बताता चलूँगा जिससे आपकी तैयारी हो जाएगी और आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि सीजीएल पास करना है या इंटर स्तरीय एग्ज़ाम पास करना है तो आपको अपना मैथ और रीजनिंग निश्चित रूप से अच्छा करना पड़ेगा। बिना मैथ और रीजनिंग में बेहतर नंबर लाए पास करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मैथ रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, उसके लिए भी वीडियो मेरे द्वारा लाया जा रहा है। आइए अब आज इस प्रश्न पे देखते हैं कि कैसे कैसे सॉल्व करना है। पहला सवाल है, सिलवास घास का मैदान कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर तो हो गया दक्षिण अमेरिका में, लेकिन दक्षिण अमेरिका में सिलवास के अलावा पंपास, कंपोज ये भी दो है। ठीक है। जब उत्तरी अमेरिका की बात करेंगे तो उत्तरी अमेरिका में प्रेयरीज, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अफ्रीका की बात करेंगे तो अफ्रीका में वेल्ड और सवाना, ठीक है। यूरोप या यूरेशिया की बात करेंगे तो यूरोप में स्टेपी। और ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो ध्यान में रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में क्या है, ऑस्ट्रेलिया में है डाउन्स, ठीक है। तो इसी में से ज़्यादातर सवाल रिपीट होता है। आप इसी वर्ष देख लीजिए कि एक सवाल तो आपसे पूछ लिया गया, सिलवास घास का मैदान कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। दूसरा देखिए, वेल्ड घास का मैदान कहाँ स्थित है? तो ये अफ्रीका में है। तो वेल्ड और सवाना दोनों अफ्रीका में है। तो ये जो भी मैंने बताया इसे आप लोग कहीं पे नोट कर लीजिए या ध्यान रखते हुए चलिएगा तो इससे थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं का कम टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण क्या है? ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विशाल महासागरीय विस्तार। यहाँ पे महासागरों का विस्तार ज़्यादा है, कहीं पे रुकावट नहीं है, इसीलिए ये समताप रेखाएं टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती है। समताप रेखा किसे कहते हैं? तो समान तापमान वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को समताप रेखा कहते हैं। ये सब काल्पनिक रेखा है, ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं करता है, बस ये सुविधा के लिए ऐसा कहा जाता है। तो समताप रेखा पूछा जाएगा तो आप बताने की स्थिति में रहिएगा। कौन से प्रदेशों में मुख्यतः शीत ऋतु में वर्षा होती है? तो भूमध्य सागरीय प्रदेश में शीत ऋतु में वर्षा होती है। और इस वर्षा का कारण क्या है? यदि आपसे आगे कारण पूछ लिया जाए तो कारण में ध्यान में रखिएगा कि चक्रवात कारण है, इसके अलावा पछुआ हवा जो है वो कारण है, वायुदाब की पेटियाँ जो है वो खिसकने लगती है, ये एक कारण है जिस वजह से शीत ऋतु में भूमध्य सागरीय प्रदेश में वर्षा होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भू संतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो ये डट्टन ने किया था। आगे बढ़ते हैं। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो ये हमें पता है कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कुल 9 टाइगर रिजर्व है, जो सबसे ज़्यादा है भारत में। और भारत में कितने टाइगर रिजर्व है? तो भारत में अभी तक वर्तमान में 58 टाइगर रिजर्व है। पहला टाइगर रिजर्व कौन था? जिम कॉर्बेट, ठीक है। ये सब नाम याद रखिएगा, अगली बार हो सकता है यही पूछ ले। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? तो 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। मध्य प्रदेश में कौन कौन से टाइगर रिजर्व है? तो बांधवगढ़ के अलावा कान्हा, पेंच, पन्ना, सतपुरा, संजय दुबरी, नौरादेही, रातापानी और सबसे लेटेस्ट जो है उसका नाम है माधव, ये है। तो ये सारा नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब मैंने यहाँ अभी 58
58 नाम इसलिए नहीं बताया क्योंकि यदि मैं बता दूं तो वो याद रखना मुश्किल होगा। लेकिन जैसे इस वीडियो में अभी मैंने 9 नाम बता दिए, ठीक है। अगले किसी वीडियो में आऊँगा फिर से टाइगर रिजर्व को लेकर, तो फिर कोई 4-5 नाम बता दूंगा। तो ऐसे क्या होगा कि धीरे धीरे करके ईजिली आप सारी चीज़ों को रिकॉल कर लीजिएगा और याद कर पाइएगा। अगला सवाल है, किस राज्य के शिवराजपुर तट को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है? ये एक तरह से करंट का सवाल था, उस समय गुजरात को दिया गया है, लेकिन ब्लू फ्लैग अभी तक 18 तट को दिया गया है। और यह ऐसे तट को दिया जाता है जो स्वच्छ, सुरक्षित और जिम्मेदारी से प्रबंधित समुद्र तटों, मरीना और पर्यटन नौकाओं के लिए मानक स्थापित करता है, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि पहला तट कौन सा था, तो उसका नाम है चंद्रभागा। चंद्रभागा, और ये उड़ीसा में था। ये एशिया का पहला तट था जिसे ब्लू फ्लैग दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। अगला सवाल है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 157 राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता से संबंधित है। अब जब राज्यपाल की बात हो रही है तो अनुच्छेद 153 से लेकर 163 तक आप लोगों को ध्यान में रखना है। 153 में कहा गया है कि राज्यों का राज्यपाल होगा। 154 अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। 155 अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति की बात कही गई है। अनुच्छेद 156 में उनके पदावधि की बात कही गई है। अनुच्छेद 157 में योग्यता की बातें हैं। अनुच्छेद 158 में उनके पद के लिए शर्तें हैं। इसी प्रकार से आगे बढ़िएगा। 159 में शपथ की बात है। 161 में राज्यपाल के क्षमादान करने की शक्ति की बात है। और अनुच्छेद 163 में ये कहा गया है कि वो मंत्री परिषद को सलाह देगा। अब मंत्री परिषद की सलाह की बात है। ये मैंने क्यों बताया 153 से 163 तक, क्योंकि देखिए एक ही पेपर में 157 पूछ लिया गया और क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए कि मंत्री परिषद के साथ मुख्यमंत्री इनके मुखिया के रूप में राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो यही तो 163 की बात हुई है, यहीं पे पूछ लिया गया। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान में रखना है। अगले सवाल पे आते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो ये भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को NHRC का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। NHRC में 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। और इसकी स्थापना जो है वो 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। यहाँ पे डेट भी याद रखिएगा क्योंकि बिहार SSC के एग्ज़ाम में डेट भी पूछा जाता है। इसके अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल होता है या तो 5 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरी हो जाए, ठीक है। 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। गांव स्तर पर पंचायत का अध्यक्ष किस रूप में चुना जाता है? तो गांव स्तर पे पंचायत का अध्यक्ष लोगों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। अनुच्छेद 39A का क्या प्रावधान है? तो अनुच्छेद 39A समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है, ठीक है। अनुच्छेद 39A का मतलब क्या हो गया कि DPSP की बात हो रही है। भाग क्या होगा? तो भाग 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 39A आ गया तो अनुच्छेद 39 को भी देख लीजिए कि 39 में क्या क्या कहा गया है। तो समान आजीविका के साधन की बात कही गई है, धन का समान वितरण हो, समान कार्य के लिए पुरुष और महिलाओं को समान वेतन दिया जाए, उसकी बात कही गई है। 12 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। 13 पे आते हैं। विपक्षी दल के नेता को सदन में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कितनी सीटों की आवश्यकता होती है? तो ये आप लोगों को पता होगा कि सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग इसके लिए अनिवार्य है। देखिए इस इनिशिएटिव के बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा कर दूं। यदि आप लोगों को ये इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो एटलीस्ट कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हाँ मुझे ये पसंद आ रहा है, तो मैं इसे कंटिन्यू करूँगा। और बिहार में आज तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सभी एग्ज़ाम के पेपर को ऐसे ही 1 लाइनर फॉर्मेट में बताऊँगा। और जब भी बताऊँगा तो पीछे का जो बैकग्राउंड है वो भी बताता चलूँगा ताकि आप इस
75 सवाल, या जैसे इसमें 58 सवाल है, तो इन 58 प्रश्नों के साथ साथ कम से कम 58 नई बातों को भी सीख सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विनिमय नियम बनाने के लिए कार्यपालिका की शक्तियों की जांच हेतु किस संसदीय समिति का गठन किया गया है? तो ये अधीनस्थ विधायन समिति का गठन किया जाता है। ये एक अस्थाई समिति है, इसका कार्यकाल 1 वर्ष होता है और इसमें सामान्यतः 15 सदस्य होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सिंपल सी बात है, राष्ट्रपति करता है। भारतीय संविधान में किस संशोधन अधिनियम के द्वारा न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल्स जोड़े गए थे? तो 42वें संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे, और ये ट्रिब्यूनल्स जो जोड़े गए थे वो 323A और 323B के तहत जोड़े गए थे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों के निर्धारण से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 71 संबंधित है। हमने ज्योग्राफी का सवाल देख लिया, हमने पॉलिटी का सवाल देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं हिस्ट्री का सवाल। हिस्ट्री के सवाल में सबसे पहले आ रहा है सुगौली की संधि कब संपन्न हुआ था? तो सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में हुआ था संपन्न। किसके बीच में? तो ये आंग्ल नेपाल युद्ध जब समाप्त हुआ था तब सुगौली की संधि हुआ था। इस समय कौन था गवर्नर जनरल? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल था, लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, अब यहाँ एक दो बात और ध्यान में रखिएगा कि नेपाल जो है वो पहाड़ी क्षेत्र है और अंग्रेज़ों को नेपाल को विजय प्राप्त करने में बहुत ही परिश्रम और मशक्क़त करना पड़ा था और कई चरणों में युद्ध हुआ था, जिसमें जो फाइनल निर्णायक चरण था वो अम्बोला की लड़ाई हुई थी। ठीक है, अम्बोला नहीं, अल्मोड़ा की लड़ाई। ठीक है, और ये अल्मोड़ा की लड़ाई में नेतृत्व जो किया गया था वो नेतृत्व किया गया था ऑक्टरलोनी के द्वारा। ठीक है, नाम याद रखिएगा, ऑक्टरलोनी के द्वारा नेतृत्व किया गया था। और इसमें जब अंग्रेज विजय हुए थे तो उसके बाद सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में हुई थी। ये हो गया। अगले सवाल पे आते हैं। बिंबिसार किस राजवंश का शासक था? हर्यक राजवंश। कुछ भी बताने लायक नहीं है। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनाया था? तो ये राजा राज प्रथम ने बनाया था। राजा राज प्रथम किस वंश का है? तो चोल वंश का है। ठीक है, इस मंदिर को, राजराजेश्वर मंदिर को बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। किस शैली में बना है? द्रविड़ शैली में बना है। ठीक है, यहाँ पे भगवान शिव की मूर्ति है। ठीक है, और ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी इसे शामिल किया गया है। इसे ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स भी कहा जाता है। तो इसमें से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसे आप देख लीजिएगा। पूर्व मध्यकालीन उत्तर पश्चिम भारत की लिपि कौन सी थी? तो ये शारदा लिपि थी। ये ब्राह्मी लिपि का ही एक छोटा सा भाग है, ये ध्यान में रखिएगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ। 24वें कौन थे? महावीर। जान रहे आप सब लोग। आगे बढ़ते हैं। भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो भगत सिंह का जन्म बंगा गांव में हुआ था। कब हुआ था? तो 28 सितंबर 1907 को। मृत्यु कब हुआ था? 23 मार्च 1931 को। भगत सिंह कौन थे? तो एक क्रांतिकारी थे। भगत सिंह की विचारधारा क्या थी? तो समाजवाद को लाना है और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करनी है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना इनके द्वारा ही लिखा गया था कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इनके राजनीतिक गुरु थे लाला लाजपत राय। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के जब शुरुआत हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड एमहर्स्ट था। ठीक है, और जब आंग्ल बर्मा युद्ध समाप्त हुआ था तो यान्दबू की संधि हुई थी। यान्दबू की संधि हुई थी और पहली बार
पूर्वोत्तर के राज्यों में अंग्रेज पहुँचे थे। ठीक है, 1826 ईस्वी में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। फिर जब द्वितीय आंग्ल बर्मा की युद्ध की बात होगी तो वो होगा 1852 में। देखिए इस 26 को जोड़ दीजिए 26 में, तो ये 1852 आ गया। इस समय आप लोगों को पता है कि डलहौजी है गवर्नर जनरल। ठीक है, और अंतिम जो है वो 1885 से लेकर 88 के बीच में इस समय डफरिन है वायसराय। ये ध्यान में रखिएगा। 1852 में लोअर बर्मा अंग्रेज़ों के अधीन आ गया था और ये लास्ट में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद अपर बर्मा भी अंग्रेज़ों के अधीन आ गया, मतलब कि उत्तरी बर्मा को भी अंग्रेज़ों के भीतर शामिल कर लिया गया और एक तरह से पूरा बर्मा अंग्रेज़ों के अधीन आ गया। 1935 तक बर्मा ब्रिटिश इंडिया का भाग रहता है। 1935 के बाद फिर से बर्मा को अलग कर दिया जाता है। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं कि शिवाजी और जय सिंह के मध्य पुरंदर की संधि किस वर्ष में हुई थी। तो ये 1665 ईस्वी में हुई थी। डेट भी याद रखिएगा 11 जून को। जय सिंह कौन था? तो औरंगजेब का सेनापति था। आगे बढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था में देखते हैं। गन्ने में प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है? तो ये तमिलनाडु है। किस अवधि को योजनावकाश कहा जाता है? तो 1966 से 69 कहा जाता है। जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा ना तो फिर ये प्रथम द्वितीय जो है ये खनिज में, कृषि उत्पादन में कौन कौन से है, इसका मैं एक लिस्ट आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे चीज़ें आप लोगों के लिए आसान हो जाएगी। RBI द्वारा नकद आरक्षित अनुपात CRR में वृद्धि की घोषणा का अर्थ क्या है? तो CRR में वृद्धि किया जा रहा है, इसका मतलब है कि अभी इन्फ्लेशन ज़्यादा है और RBI को इस प्रकार का मॉनेटरी पॉलिसी लाना है कि इन्फ्लेशन कम हो जाए। तो ऐसे में कहा जाएगा कि वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए धन कम हो। इन्फ्लेशन कम करने के लिए क्या किया जाता है? धन जो है वाणिज्यिक बैंक के पास कम कर दिया जाता है। कैसे कर दिया जाता है? CRR में वृद्धि करके, SLR में वृद्धि करके, इंटरेस्ट रेट में वृद्धि करके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। मॉनेटरी पॉलिसी से संबंधित ये चीज़ें हैं। थोड़ा कमेंट करके बताइएगा कि अभी RBI के गवर्नर कौन है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक है। आगे बढ़ते हैं। कौन सी संस्था भारत का राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है? तो ये CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन उत्तरदायी है। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1963 में की गई थी। संयुक्त राज्य अमीरात UAE की मुद्रा क्या है? तो दिरहम है। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि एक देश की राजधानी और एक मुद्रा, ये आपसे पूछा ही जाएगा, तो ये आप याद करते रहिएगा अपने लेवल पे भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सामान्य विज्ञान से क्या क्या सवाल पूछा गया था। शैवाल तथा कवक के मध्य सहजीविता क्या कहलाती है? तो ये लाइकेन। प्रकाशिक यंत्र में प्रकाश का संचरण किस सिद्धांत के अनुसार होता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुसार होता है। प्रतिरोधकता की क्या इकाई है? तो ओम मीटर इकाई है। ठीक है, बीटा क्षय किसका परिणाम है? दुर्बल नाभिकीय बल का परिणाम है। एक वृत्ताकार चकती हुई जड़त्व आघूर्ण इसके किसी व्यास के परितः क्या होगा? तो ये होगा mr²/4। इथेन C2H6 के पास कितने सहसंयोजक बंध है? तो ये 7 सहसंयोजक बंध है। C2H6 को कैसे लिख सकते हैं? तो हम लिखेंगे CH ठीक है, देखिएगा सब जो है सो इसी, मतलब आप गौर कीजिएगा तो ये C2H6 का पूरा फॉर्म हो गया। और कितने संयोजक बंद हो गए? तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह स्व प्रतिरक्षा विकार जो तंत्रिका पेशी संधि को प्रभावित करता है उसे बोला जाता है माइयास्थेनिया ग्रेविस। लैक्टिक अम्ल कौन सी समावयता प्रदर्शित करती है? तो ये प्रकाशिक समावयता प्रदर्शित करती है। विभवांतर की माप किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? वोल्टमीटर के द्वारा किया जाता है।
कैल्शियम कार्बाइड में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने प्रकार के बंध है? तो 1 सिग्मा और 2 पाई बंध है। वह शैवाल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं उसे बोला जाता है क्लोरेला। प्रकाशग्राही कोशिकाएं कहाँ उपस्थित होती है? रेटिना में। ब्रेड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो ये उपयोग किया जाता है यीस्ट का। आगे बढ़ते हैं। कॉटरेल अवक्षेपक का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो धुएं से कार्बन कणों को अवक्षेपित करने के लिए किया जाता है। कौन सा भारी पिंड सायकाल रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है? ये शुक्र चमकता है, ये तो आप लोग जान रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं कुछ और चीज़ों को। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त का डेट एक और आप लोग याद रखिएगा कि 29 अगस्त 1931 को ही महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत से राजपूताना जहाज से गए थे। तो ये ध्यान में रखिएगा। हेलेंस्की कहाँ की राजधानी है? तो फिनलैंड की राजधानी है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 11 नवंबर को मनाया जाता है। ये राष्ट्रीय की जगह यदि अंतर्राष्ट्रीय पूछ ले तो ये ध्यान में रखिएगा कि ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। शिंजो आबे किस देश के प्रसिद्ध नेता थे? तो जापान के। भारतीय रेलवे ने हावड़ा कालका मेल में कौन सा नया नाम दिया है? तो नेताजी एक्सप्रेस। करंट की चीज़ें हैं। भारत का पहला पूर्णतः हरित हाइड्रोजन प्लांट राष्ट्र को कहाँ समर्पित किया गया? जोरहाट में। भाषा सम्मान पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है। आत्मकथा ऑन बोर्ड टेस्ट ट्रायल एंड ट्रायम्फ किसने लिखी है? तो रत्नाकर शेट्टी ने लिखी है। मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करना। तो ये हो गया। 2 और प्रश्न है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 2015 में। भारत का पहला चंद्र अभियान 1 किस स्थान से लॉन्च किया गया था? तो श्रीहरिकोटा से। तो आप गौर किए होइएगा कि ज़्यादातर सवाल बिल्कुल बेसिक से ही पूछा जाता है। जहाँ आपको देखिएगा कि राज्य राजधानी, ठीक है, मुद्रा, इसके अलावा योजना, पंचवर्षीय योजना, ठीक है, इन सब चीज़ों से सवाल फिक्स है जो पूछा ही जाता है। आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल से कितने सवाल पूछ लिए गए? 3 सवाल पूछ लिए गए। तो थोड़ा आप इन सब चीज़ों पे विशेष फोकस करते हुए तैयारी कीजिएगा तो आपके लिए परीक्षा पास करना आसान हो जाएगा। यदि मेरे द्वारा ये वीडियो जो आपने सुना है उससे आप यदि लाभान्वित हो रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अपने ऐसे दोस्तों के साथ शेयर करें जो बिहार एसएससी के परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। धन्यवाद।